महत्वपूर्ण दिन है जो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक जो चर्चा का विषय रखा गया है माइग्रेंट लोगों के लिए देश में जो विगत एक साल में हुए हैं। और ये विषय बहुत बड़ा विषय है, दिखने में बहुत संक्षिप्त बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर की बातें बहुत बड़ी हैं। और जहां तक मैं चीजों को समझ रहा हूं या समझने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और चाहता भी हूं कि इस विषय पर चर्चा हो देश के पैमाने पर। और ऐसे लोगों के बारे में आज चिंता होनी निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है, जिनकी हालात बहुत खराब और दयनीय होती हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में किसान हो, मजदूर हो या गरीब परिवार हो, किसी भी समुदाय से आते हो। मैं इसमें मिश्रा जी थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि पर जाना चाहूंगा। ये तो संयोग था कि आज देश में पूरे दुनिया में पैंडेमिक का सिचुएशन हुआ और ये लॉकडाउन का एक सिलसिला पूरे देश में विगत साल भर से चलता रहा। कई देशों में आज भी लॉकडाउन हो भी रहे हैं, कहीं खुल रहे हैं तो कहीं बंद हो रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत तरह तरह की चीजें हो रही हैं। हमारे देश में भी अगर हम देखें तो कई राज्य काफी बेहतर तरीके से इस पैंडेमिक में अपना प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आज ये पैंडेमिक फिर से हिट कर रहा है, फिर से तेजी उसमें दिख रही है। तो ये कल क्या होगा, क्योंकि अभी भी इस पैंडेमिक की बहुत अच्छी तरीके से बहुत साइंटिफिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से आज हमारे वैज्ञानिकों को भी जो उसका मेडिकल साइट पर जो उनका रिसर्च है उस पर सही ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी हालांकि वैक्सीनेशंस के काम चल रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में भी कई सवाल खड़े हैं। पता नहीं उसका क्या इम्पैक्ट होगा इन फ्यूचर में, इसका कहना अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी ही है। लेकिन आज जिस विषय पर यहाँ चर्चा है उस विषय की थोड़ी पृष्ठभूमि में जाना चाहूंगा कि ये माइग्रेंट की जो बात हम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है ये माइग्रेंट जो माइग्रेशन लेबर की जो डेफिनेशन है, और ये थोड़ा लगता है कि ये मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में इसको हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले से ही इस तरीके की चीजें होती रही हैं। आप जिसको स्लेव ट्रेड कहते हैं, जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं, ऐसे चीजें होती रही हैं। इस समय तो जो भी लेबर इंडिविजुअल मूवमेंट में था, उस समय पूरा परिवार के परिवार लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। मैं थोड़ी सी इसमें जानकारी लेने की मैंने कुछ प्रयास किए तो झारखंड, बिहार और कई ऐसे राज्य हैं पूरे हमारे देश में, जहां से लोगों को यहाँ से वहां बड़े परिवार समेत ही अपने जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। उस समय देश के कई 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 जैसे स्पेनिश लोग, डच हैं, फ्रांस है, इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही। हमारे ये में जो इंग्लिश लोग रहे हैं, इन लोगों ने हम पर कई तरीके से हमारे राज्य देश के लोगों को इधर से उधर करा। और इसमें बड़े पैमाने में झारखंड में तो कहा जा सकता है कि झारखंड से इतने लोग शिफ्ट हुए हैं
कोई बंगाल गया, कोई असम गया, कोई कर्नाटका गया, कोई कहाँ कहाँ गया। ये मुझे लगता है इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने की भी आवश्यकता है। और अब स्थिति, अगर हम माइग्रेशन की बात करें, ये हम लोग इस पेंडेमिक में हम सब लोगों को या सभी राज्यों को, खासकर जहां लेबर बेस्ड स्टेट है, उनको ये बात पहली बार पता चला होगा कि उनके राज्यों से इतने बड़े पैमाने पे आज लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। आज ही की एक अखबार है, यहाँ मैं प्रभात खबर की एक अखबार देख रहा हूँ, इसमें एक आज न्यूज आया है, हमारे ही जिले के, हमारे ही पड़ोस रांची के बगल में गुमला है, वहां से कई मजदूर तमिलनाडु गए थे और उनको ले जाया गया था धागों के ये के लिए, बनाई के लिए, और वहां उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया है। और अभी वहां से वो छूटना चाहते हैं, और वहां के जो ओनर्स हैं वो कहते हैं कि आपको लाने में जो खर्चे हुए हैं, जो आपको इतने दिनों तक खिलाया गया है, वो पैसे हमें दो, तभी आपको छोड़ा जाएगा। ये स्थिति अभी है। अभी हमारी महकमे इसके लिए एक्टिव हो चुकी है, इनको फिर से रेस्क्यू करने के लिए। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने 40-42 लड़कियों को रेस्क्यू किया तमिलनाडु से, जहां उनको भी बंधक बना करके जबरदस्ती काम कराया जा रहा था 5,000-6,000 रुपए में, और यहाँ ला करके हम लोगों ने उनको 10,000 रुपए की नौकरियां भी सबको दिलाई। तो इसका मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि मैं अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो हमारा ये स्टेट, झारखंड स्टेट, एक मिनरल रिच स्टेट है। यहाँ देश का सबसे अधिक मिनरल्स हमारे राज्य में पाए जाते हैं, और मुझे लगता है कि जहां जहां माइनिंग की एक्टिविटीज हैं वहां पर माइग्रेशन मुझे लगता है कि और सब जगह की अपेक्षा ज्यादा हम महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी चीजों को समझते हैं तो। और जहां माइनिंग नहीं है वहां पर मैक्सिमम लगभग 80% लोग अपने ही गांव में खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। और चूंकि माइनिंग एरिया होने की वजह से सभी खेतों में माइनिंग के कार्य शुरू हो जाते हैं, खेती करने का कोई अब उनके पास स्कोप रहता नहीं है, और माइनिंग करने का कोई उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, और कोई ऐसे बड़े पूंजीपति भी नहीं है कि जो इस तरीके के काम कर पाए। और मजबूरन जो स्थिति होती है वो लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। मुझे लगता है कि सरकार का जो इसमें हम कहेंगे कि एक सरकारी महकमा भी इसका एक जिम्मेदार है माइग्रेशन का। और चाहे जहां से माइग्रेशन होता है और जहां ले जाए जाते हैं, उन दोनों जगह के लोगों का, सरकारों की एक अहम भूमिका होती है इन लोगों के बारे में चिंता करने के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पहले तो कहा जाए कि अनऑर्गेनाइज वे में लोगों को पूरे परिवार समेत अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था। अब ऑर्गेनाइज वे में अब इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि सरकार ही कहीं ना कहीं इसमें एक अहम भूमिका में है इनका शोषण होने में। और चूंकि मैं खुद सरकार में हूं, मैं खुद मुख्यमंत्री के रूप में ये बात कह रहा हूं, तो बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि विगत समय में जो मैंने माइग्रेशन का जो पूरा चीजों को स्टडी करने का प्रयास किया अपने राज्य में और दूसरे राज्यों को लेकर के, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे ऐसे संस्थाएं इन मजदूरों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो सुनकर आश्चर्य होगा। जैसे भी भारत सरकार की उपक्रमें हैं, जैसे जो डिफेंस के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर लोगों को ले जाया जाता है, मजदूरों को एनटीपीसी जैसे संस्थाओं में ले जाया जाता है। अभी आपने देखा सुना, एक अभी लैंड स्लाइडिंग हुई उत्तराखंड में,
वहां पर भी हमारे झारखंड के मजदूर मारे गए, लेकिन एनटीपीसी के पास कोई इसका हिसाब किताब नहीं है कि कहाँ से लेबर लाए गए, कौन लेबर हैं, किस जगह के लेबर हैं। वो तो हम लोगों ने क्विक एक्शन पर अपना टोल फ्री नंबर जारी किया और हम लोगों ने अपने स्तर से चीजों को जांचने का फिर से प्रयास किया, तो कई लोग हम लोगों से संपर्क भी लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार ही आज इन मजदूरों के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभा पा रही हैं। मैं लगातार इस विषय पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाने की प्रयास कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो समन्वय भी अब लगभग टूट ही सा गया है, कहा जा सकता है। मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात किया था कि आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लेबर्स जाते हैं, जिस सैलरी पर इनको ले जाया जाता है वो सैलरी भी उनको नहीं दी जाती है, बल्कि हाफ उनका जो बीच में मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये पता नहीं चलता, जबकि आप एक जिम्मेवार संस्थाएं हैं। और हमारे इसमें अभी हाल में भी उस काम के दौरान एक दो मजदूर की जानें चली गई और वहां पर जो लोग अभी पेंडेमिक सिचुएशन में भी हमने 2-2, 3-3 ट्रेनें यहाँ से मजदूरों को भेजा। उस समय सभी कुछ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सहमति बनाई गई कि नहीं, हम जो भी लेबर लेके जाएंगे राज्य सरकार की सहमति से लेके जाएंगे, सभी को रजिस्टर्ड करके लेके जाएंगे। वो सारी प्रक्रिया धरी के धरी रह गई और इन लोगों ने एक फॉर्मेलिटीज के तहत एक जूनियर ऑफिसर के साथ कोई कागज में छोटी मोटी उन लोगों ने एग्रीमेंट करा, जिसका मुझे लगता है कोई मायने हायर लेवल पर उसकी नहीं होगी। तो इस तरीके से नेग्लिजेंसी लेबरों के साथ हम कर रहे हैं और चूंकि पता नहीं ऐसे संस्थाएं मीडिएटर्स को ही लगता है प्रमोट करते हैं और गांव में जा करके इंटीरियर में जा करके इन लोगों के साथ पैसों का जो एक सब्जबाग दिखाते हैं और उसके माध्यम से ले जाते हैं और वो बेचारे वहां जाके फंस जाते हैं। और जब वो फंसते हैं तब सरकार को की नींद खुलती है, सरकार कुछ हरकत में भी आती है। तो इतने सरकारी कहा जा सकता है कि उसमें भी बैरिकेड्स हैं कि बात आगे बढ़ती नहीं है और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं होता। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आज के दिन में कहीं ना कहीं ऐसे मजदूरों का भविष्य अंधकार में है। और मैं समझता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारे इन माइग्रेंट लेबरों का एक बहुत बड़ा स्टेक है। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि मैं उसको सही मानूंगा कि ये एक साइकिल की तरह है और साइकिल का पहिए की तरह है और उस पहिए को चलाने के लिए ये हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं यही इसका एक अहम कड़ी के रूप में होते हैं, जिसकी जो अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाते हैं, इस पहिए को घुमाने की भूमिका में रहते हैं। और आज इनके ऊपर हम सरकारों का अगर नजर ना रहे तो मुझे लगता है कि कल को कोई भी अगर प्रवासी मजदूर कहीं जाना नहीं चाहे, अपने घर पे ही रहना चाहे, अपने घर में ही काम करना चाहे, तो शायद बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी क्षेत्र में सभी कामें बाधित हो सकती हैं। अभी तो आपने देखा ही जब लॉकडाउन हुआ तो किस तरीके से मजदूरों को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया और जब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की भारत सरकार का निर्णय हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे राज्य की स्थिति तो ऐसी रही कि जहां लेबरों की आवश्यकता जिन कंपनियों को थी या जिनको मजदूर की जरूरत थी, जहां खेत में काम करने वाले हो या फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबरों की आवश्यकता हो, तो उन मालिकों ने उनको एयर टिकट बकायदा उनके घर में पहुंचाया, बकायदा 6 महीने का सैलरी भी इनको एडवांस में दिया और गले में माला पहना करके उनको एयर लिफ्ट करके वापस लेके गए।
और जब वो वापस वहां जब पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद फिर वही स्थिति बनी हुई है जो स्थिति पूर्व में देखने को मिला हम लोगों को और समझने को भी मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मजदूर हमेशा से छले और ठगे जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज हमारा राज्य में तो मैक्सिमम लोग किसान खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते रहे हैं और मैं समझता हूं कि किसान आज भी देश का एक रीढ़ का हड्डी है। आज विकास के जिस ऊंचाइयों को छू रहे हैं उस ऊंचाई में आज हमारे ये मजदूर जो कभी किसान हुआ करते थे वो आज हाशिए पर हैं, आज भी सड़कों पर आंदोलनरत हैं और आज क्या स्थिति है किसानों को अपना भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर गरीब ही सबसे अधिक चिंतित होता है। अमीरों को उतनी ज्यादा चिंता होती नहीं है, वजह क्योंकि उनके पास कई रिसोर्सेस होते हैं, कई साथी सहयोगी उनको मदद करते हैं, लेकिन गरीब को तो कौन मदद करता है वो हम आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और मैं कल भी मेरे सामने एक घटना घटी, लगभग आज कंटिन्यूअस ये, चूंकि हम लोगों ने एक मिशन अपना चला रखा है कि ऐसी चीजों पर तुरंत संज्ञान सरकार ले और हमारा जो सिस्टम है वो तुरंत इस विषय पर एक्टिव होता है। कल ही एक बच्ची को हम लोगों ने रेस्क्यू कराया है यहीं पर कहीं पास में ही, दूसरे जिले से दूसरे जिले में ला करके 10-15 दिनों से उसको घर में बंधक बना करके रखा था। तो एक सोशल एक्टिविस्ट एक बच्ची थी, इसने हमें मदद करी और इसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया। इस तरीके से अभी लगातार चीजें हम लोगों को देखने को मिला है कि फिर से वही सिलसिला वही प्रक्रिया अपना जगह ले रही है जो साल भर पहले था और फिलहाल मजदूरों के प्रति किसी भी तरीके का कोई ठोस एक नीति केंद्र और राज्य सरकार के लिए नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाए कि हम मजदूरों को जाने दें या ना जाने दें। नहीं जाते हैं तो भी एक अलग समस्या है, जाते हैं तो भी एक अलग समस्या है। ये एक हमारे लिए भी, मैं भी इस विषय पर लगातार कोशिश में हूं कि किस तरीके से हम अपने मजदूरों के लिए एक बेहतर कानून बनाएं, उनके लिए रोजगार ऐसे सृजन हो कि वो अपने जगह अपने गांव में ही काम कर पाए। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि सरकार के अंदर बहुत सारे सरकार के अंग होते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इस पे काम करते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कागज में नीतियां तो बनती हैं और नीतियों का लाभ जिनके लिए होता है वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही तरीके से उन तक पहुंच पाता हो और इसका नतीजा है। और जो हम लोगों ने विगत साल भर के अंदर जो दृश्य देखा है प्रवासी मजदूरों का, ये किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश में ये चर्चा का विषय है और आज भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये बेहतर एक माध्यम आप लोगों ने आज शुरुआत किया है कि आज मजदूरों के प्रति जो चिंता है वो बहुत बड़ी विषय के रूप में हमें देखना चाहिए। और क्योंकि हमारे देश के अंदर जो प्रवासी मजदूरों की संख्या भी साधारण नहीं है, बिल्कुल ही कहा जाए कि आज के दिन में जिस तरीके से लगातार कभी लॉकडाउन हुआ, कभी नोटबंदी हुआ, कभी जीएसटी आया, कभी नए नए जो नीतियां एक समस्या से हम उभर नहीं पाते हैं, दूसरी समस्या में हम जाके फंस जाते हैं। तो इस तरीके से कोई भी कमजोर आदमी तो बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन कर पाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि गरीबों के पास तो कोई ऐसा बजटीय प्रावधान नहीं होता है जिससे वो अपने लिए फ्यूचर प्लान कर पाए। उसे तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलेगा। तो इसलिए जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारे लिए ये जरूर होना चाहिए कि हम मजदूरों के हाथ को सबसे पहले मजबूत करें, ताकि वो अपने लिए भविष्य के लिए कोई योजना बना सके। और आज इसी विषय को लेकर के हम लोगों का मूल फोकस, अभी हमारा बजट भी आने वाला है कुछ दिनों के बाद। अभी हम लोगों ने फोकस किया है कि ग्रामीण लोगों के हाथ में अधिक से अधिक परचेजिंग पावर हो, अधिक से अधिक वो पैसे कमा पाए, चाहे वो सरकार की योजनाओं के माध्यम से या वो अपने खेतों के माध्यम से, और भी तरह तरह के स्कीम जो हम लोगों ने अभी कई स्कीम हम लोगों ने बनाए हैं, जो मूल रूप से हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ही ध्यान में रख करके बनाया है, ताकि उनको इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का दंश ना झेलना पड़े और बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर ग्रामीण क्षेत्र को दिमाग में रख करके और वहां के लोगों के मानसिकता को ध्यान में रख करके कार्य योजना बनाई जाए, तो मुझे लगता है कि लोग उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट करेंगे और अपने तरीके से और अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से जितनी गति से वो डेवलप कर पाएंगे, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा मुझे लगता है। और चूंकि ये शहर में आते हैं हमारे जो प्रवासी मजदूर काम करने के लिए, वो एक चमकता हुआ रोशनी की तरह है। जैसे आप देखते होंगे बरसात में कहीं स्ट्रीट लाइट जलता है तो कितने सारे कीड़े उस लाइट के सामने आकर के उड़ते रहते हैं, लेकिन जब सुबह हो जाती है तो वो सारे जो पतंगा हैं वो मर सा जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें से हमें बचना चाहिए। ठीक है, अपने गांव में अगर उसको 500 रुपए प्रतिदिन कमाने का मौका मिलता है और शहर में 1000 रुपए प्रतिदिन कमाने का लिए मिलता है, और पैसे का एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से आज मजदूर मजबूर होते हैं। आज किसान भी भगवान भरोसे, बारिश के भरोसे ही अपना जीवन यापन करता है। बारिश नहीं हुई या बेमौसम बारिश हुई तो उसकी फसल खराब हो गई तो फिर वो कहीं का नहीं रहता, और उसको अल्टीमेट यही होता है कि हम अब खेती छोड़ करके हम मजदूरी बन जाए। आज आप देखेंगे कि अगर हम आजादी के समय जब देश आजाद हुआ उस समय किसानों का तादाद क्या था और आज के किसानों का तादाद क्या होगा, भारत सरकार के आंकड़ों में आप देखेंगे कि वो किसानों की संख्या घट गई। आखिर वो किसान चले कहाँ गए? वो किसान गए कहीं नहीं, वो किसान अब मजदूर बन के रह गए। अब तो धीरे धीरे ये जो बदलाव है, ये बदलाव किस दिशा की ओर हमें ले जा रहा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमें कैसी डेवलपमेंट की ये तैयार करनी चाहिए, इस देश को कौन सा हम कॉपी पेस्ट करने में तो खैर किसी से कम नहीं है। हम दूसरे देशों का जो है उस देशों की कई चीजों को कॉपी करते हैं और यहाँ लागू करते हैं, लेकिन इससे हमें ये भी देखना होगा कि उस कॉपी पेस्ट से हमारे देश का ज्योग्राफिकली जो बैलेंसिंग है वो कैसे चल रहा है, हमारा डेमोग्राफी का क्या स्थिति हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आगे हम बढ़ने के चाहत में कहीं कई नुकसान भी हम करते जा रहे हैं। अब जब हमारे देखेंगे कि अब आज देश में ग्लोबल वार्मिंग की लोग लगातार बड़ी बड़ी संस्थाएं चर्चा कर रही हैं, और आज से 50 साल 100 साल, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि 90 के दशक में तो हमारे झारखंड में, जहां मैं रांची में हूँ, वहां पंखों के हुक नहीं हुआ करते थे।
अब तो पता चलता है कि कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें एयर कंडीशन ना लगा हो। तो इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हम सब खुद हैं, और इसको लेकर मानना पड़ेगा कि आज कई चीजों पर जो हमारे पास्ट में रहे हैं वो अगर होते तो आज कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति पर होते। और आज हम समझते हैं कि झारखंड में आज कोरोना को लेकर के, पैंडेमिक सिचुएशन में को लेकर के जो स्थिति हमारी बनी है वो सही है बात कि सरकार ने एक बड़ी भूमिका निभाई है गरीबों के लिए, चाहे दीदी किचन चलाने से लेकर के, उनको रोजगार देने से लेकर के, या अन्य कई प्रोग्रामों के साथ उनको जोड़ने से लेकर के अपनी भूमिका हम लोगों ने जितनी कोशिश की हम लोगों ने तो की। लेकिन मैं इसमें ये भी कहूंगा कि यहाँ का वातावरण, यहाँ का आबो हवा अभी भी दिल्ली की अपेक्षा 100% बेहतर है। और शायद ये प्रकृति का ही देन है कि जो आज हम इतने भूखे प्यासे रहते हुए भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग आज इस पेंडेमिक से सुरक्षित हैं। और कहीं ना कहीं हमें हर चीजों को जोड़ते हुए ही आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बातें तो बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है आप सभी लोग जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग देश दुनिया के बारे में रिसर्च करते हैं, देखते हैं, आप छोटे छोटे राज्यों से भी जानकारी ले रहे हैं और आम लोगों से भी जानकारी लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये बेहतर होगा कि आम लोगों को ध्यान में रख करके ही चीजों को देखने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर जो चल रहा है चलता रहेगा, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाता रहेगा, यही स्थिति है। आज जिस तरीके से पैसे देकर हमारे यहाँ या कहीं पर भी डेवलपमेंट के लकीरें खींची जा रही हैं, हमारे यहाँ कई उद्योग लगे हैं, यहाँ पर हमारे जैसे गोड्डा में एक अदानी पावर प्लांट लगा है, लाखों करोड़ों रुपया लोगों को मुआवजे के रूप में दिया गया। मैं समझता हूं करोड़ों रुपया मुआवजा देने का मतलब ये नहीं है कि वो करोड़ों रुपया से अगला आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। यहाँ पर वो वर्ग नहीं है जो 1 रुपया या 100 रुपये को 200 रुपये बना सकता है। हर लोगों का एक इनहेरेंट क्वालिटी है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना पैसे के पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे के साथ जाकर लेकर के भी पैसे नहीं कमा सकते। तो वो पैसे को आज नहीं कल खा पी के वो आदमी खत्म कर देगा, और फिर कुछ दिन के बाद पैसे भी नहीं रहेंगे, जमीन भी नहीं रहेगी, वो अल्टीमेट वो सड़क पर एक मजदूर के रूप में, प्रवासी मजदूर के रूप में उसकी गिनती होगी और वो देश विदेश भटकता हुआ नजर आएगा। तो यही मुझे लगता है। और हमारे राज्य से तो प्रवासी मजदूरों का जो आना जाना रहता है, मैं तो बहुत चिंतित हूं कि इस विषय को हम कैसे इस पर हम लोग अंकुश लगा पाए या कोई अच्छी नीति बना पाए। हमारे लिए तो सबसे बड़ा चुनौती है कि हाँ, हमारा खनिज संपदा प्रदेश है, सब जगह कभी भारत सरकार को माइनिंग करनी है, कभी राज्य सरकार को माइनिंग करनी है, कई और सारे उद्योग घरानों को माइनिंग करनी है, उसके लिए ग्रामीणों की जमीनें लेनी है, और नतीजा ये होता है कि कल ग्रामीण ये लोगों को डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, ये बात साधारण लगती है, लेकिन साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण चीज है। एक गांव, एक कस्बा एक दिन में नहीं बसता, कई पीढ़ी होते हैं इस गांव को बसाने में, और एक बार ये गांव उजड़ता है तो वो फिर उसी तरीके से बसता है। ऐसा उदाहरण आपको शायद ही देखने को मिलेगा कि जो गांव जिस तरीके से था वही गांव दूसरी जगह उस तरीके से आपको दिखाई देगा। वो कहीं ना कहीं उसमें बिखराव होने लगता है और अल्टीमेट चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो और हम देखते हैं कुछ चीजों जहां हम अनुभव करते हैं, हमारे पड़ोसी राज्य में भी, उड़ीसा में भी माइनिंग क्षेत्र है, लेकिन कुछ एरियो में जहां पर माइनिंग नहीं है वहां पर कोई माइग्रेंट लगभग नहीं के बराबर है।
क्योंकि अधिकतर लोग खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। हमारे यहाँ तो थोड़ा इस विषय का चिंता हमारे लिए ज्यादा ही है, क्योंकि भारत सरकार की सबसे अधिक उपक्रम हमारे यहाँ माइनिंग क्षेत्र में काम कर रही हैं और हम लगातार उनके साथ इस संपर्क में हैं। और हमारे जो लोग हैं, लगातार जो ग्रामीण डिस्प्लेस लोग हैं, वो लोग लगातार अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। कभी काफी एग्रेसिव माहौल भी बनता है। तो कुछ कुछ चीजों पर अभी हम लोग भारत सरकार के साथ और कुछ चीजों पर हम अपने कोर्ट में भी अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं, और मैं प्रयासरत हूं कि मजदूरों के प्रति मैं उनके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं। जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए हम लोग कोई अच्छी योजना बना पाए और उनको एक सरकार के साथ और अपने राज्य के साथ जोड़ के रखने में हम उसमें सक्सेस हों। ऐसे कई चीजों पर हम काम कर रहे हैं। बाकी बस आप लोगों के तरफ से आप लोगों की बाकी सुझावों को भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे, और आप लोग के साथ जिस विषय पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस विषय चिंतनीय विषय है, और उसमें जो हमसे आप लोग उम्मीद करते हैं या हमसे जो सहयोग होगा, निश्चित रूप से हमारा सहयोग आप लोगों को मिलेगा। मेरी बातें यही मैं समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and joining us for the inaugural session today. Now, let's move on to the panel discussion.